गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जो अपने भारत संघ और राज्य के मध्य वाला टॉपिक अपना चल रहा है कि भारत संघ और राज्य के मध्य किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाए, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें से कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी। जैसे विधायी क्षेत्र में जो संबंध बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कानून के संदर्भ में, अर्थात किस प्रकार से कानून के क्षेत्र में केंद्र और राज्य अपने अपने विषयों के अंतर्गत जो कानून बनाने का जो कार्य है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 3 सूचियाँ बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय लाए गए थे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन रखा गया था, और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय लाए गए थे उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। और एक सूची और थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत भी कहा गया था कि समवर्ती सूची ऐसे जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था यदि किसी विषय के ऊपर कानून बनाते समय यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और संविधान के समय इसमें 97 विषय थे कि संघ सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय को शामिल किया गया था। और लेकिन एक अनुच्छेद और बताया था मैंने आप लोगों को, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंदर ये बताया कि यदि राज्य सूची के विषय पर भी यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यदि कोई विधेयक पारित कर देती है तो जो राज्य सूची में यदि राष्ट्रीय महत्व का यदि कोई विषय है तो उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कशन किया था जैसे राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए राज्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, और एक प्रकार से कहा भी जाता है जो राज्यपाल राज्य के अंतर्गत होता है वो एक प्रकार केंद्र का प्रतिनिधि के रूप पर राज्य में उसकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात रहता तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री कहता है वैसा उसे करना पड़ता है। और केंद्र और यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मान लीजिए कि राज्य की सरकारें वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश दी जाने वाली व्यवस्था, उसके बारे में भी कुछ संसाधन थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की। हम लोगों ने बात की थी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कई भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होती है जो IAS है, IPS है, IFS है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ये भारत सरकार के अंतर्गत ये अधिकारी आते हैं, लेकिन इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों के अंतर्गत की जाती है। देखा करो आप लोग IAS वगैरह है, IAS ये कलेक्टर वगैरह, IPS है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस, इनके अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा ही राज्य के अंतर्गत भी की जाती है। रहते राज्य सरकार के अंतर्गत ही है, लेकिन अधीन किसके केंद्र सरकार के अधीन इनको माना जाता है, तो इसकी स्थिति के अंतर्गत भी इनकी सेवाएं ली जाती है। अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद, देखिए अंतर्राज्य परिषद यानी कि राज्य के मध्य संबंध बनाने का कार्य है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाने का यदि कोई मार्ग प्रशस्त करता है तो वह अंतर्राज्य परिषद। इसीलिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी कि मान लीजिए केंद्र और राज्य के मध्य मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या राज्य और राज्य के मध्य किसी मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे विवादों का निपटारा वो अंतर्राज्य परिषद के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि भारत देश की एकता बनी रहे, अर्थात राष्ट्रीय एकता और राज्य के मध्य जो सहयोग की भावना है वो लगातार और निरंतर इनके अंतर्गत बनी रहे। इसलिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करना यानी कि अंतर्राज्य परिषद मतलब समन्वय, यानी कि
राज्यों के मध्य एक प्रकार समन्वय और सहयोग की भावना का विकास करने के हिसाब से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और राज्यों के अंतर्गत आपस में जो सहयोग की भावना है उसका विकास किया जा सके, इसलिए इस अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने का प्रयास था। और यदि राज्यों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति भावना हो जाए तो उन विवादों का निपटारा भी इसके द्वारा किया जाता है, अर्थात उनमें सहयोग और विकास की बात की जानी चाहिए। अब देखिए केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान। देखिए होता क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गरीब वर्ग के लिए कभी कभी क्या होता है कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है जिससे कि उस वर्ग का भला हो सके। अब ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इनके द्वारा चलाई गई योजना उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों को दिया जाता है, अर्थात केंद्र क्या और उसके अंदर अनुदान दे सकती है, उस योजना का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इस योजना की सफलता और असफलता राज्य के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि राज्य सरकारों को इसको पालन करना होगा, इसीलिए इस योजना को चलाया जाता है। अर्थात समय समय केंद्र सरकार के द्वारा SC ST और गरीब लोगों के लिए कल्याण के कार्यकारी करती रहती है। संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की जाती है और दोनों की भागीदारी इसमें समान रूप से होती है। देखिए पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, इसलिए कहा जाता है केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ भी संबंध स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। केंद्रीय विकास कार्यक्रम और अनुदान, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है जिससे गरीब जनता के SC ST OBC वर्ग के जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं उन लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये कल्याणकारी योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक राज्य सरकारें अपना सहयोग प्रदान नहीं करेगी, अर्थात केंद्र सरकार अपना अनुदान पूरा देती है इसमें, लेकिन केंद्र सरकार अनुदान देने के बावजूद राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास भी करना होता है, अर्थात उनको भी काम करने होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 280। देखिए निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संस्था है, ये भारतीय संविधान में कहा गया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक प्रकार से केंद्रीय संस्थान है और निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर संसद के सदस्यों के चुनाव है, राज्य विधान मंडलों के हैं, विधान परिषदों के चुनाव है, वो निर्वाचन मंडल के द्वारा कराए जाते हैं। और राज्य के जो सभी जितने भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, राज्य के अंतर्गत जो जिला निर्वाचन अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है वो एक प्रकार से उस समय केंद्र सरकार के अधीन रहकर अपने कार्यों को संपूर्ण करते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की गई है जिला निर्वाचन अधिकारी, आप लोग देखा करो जिला निर्वाचन अधिकारी, मतलब कि मुख्य अधिकारी ये होता है जब इलेक्शन होते हैं, जब जिले के अंतर्गत कि जिले के अंतर्गत सीनियर IAS अधिकारी होते हैं ना, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी की, अर्थात प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत ये बात कही गई कि निर्वाचन आयोग ये केंद्रीय संस्थान है और इसके द्वारा संसद के, राज्य विधानमंडलों के और विधान परिषदों के चुनाव समय समय पर कराए जाते हैं। और जिन राज्य सरकारों के अंतर्गत जिन जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वो सारे कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। रहते ये राज्य सरकार के अधीन अधिकारी, लेकिन उस इलेक्शन के समय ये सीधे निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चल जाती है, अर्थात जैसी गाइडलाइन निर्वाचन आयोग इनको करता है ये ठीक उसी प्रकार से अपने कार्यों को करते रहते हैं। अब नेक्स्ट आइए आप लोगों का जो आता है उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बाद में फिर आता है वित्तीय संबंध। देखिए वित्तीय संबंध के बारे में क्या होता है कि वित्त का वितरण, मान लीजिए आप लोग वित्तीय संबंध के अंतर्गत कि वित्तीय से का मतलब होता है भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट ये कहता है कि राजस्व का जो वितरण है वो केंद्र और सरकारों के द्वारा अलग अलग रूप से बांट दिया गया है। भारतीय संविधान में ये कहता है और कहा भी गया कि जो वितरण के जो संसाधन है उन संसाधनों को केंद्र सरकार के अधीन के जो संसाधन है वो केंद्र सरकार में रहेंगे और राज्य सरकार के अधीन के जो आते हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। इसमें मुख्य क्या होता है, आयकर और शुल्क होते हैं। मुख्य जो होता है इसके अंतर्गत आयकर होता है, एक तो इनकम टैक्स आयकर,
और होता है शुल्क कर, जो वस्तुओं के ऊपर लिया जाता है। आयकर, शुल्क कर और बाहर से आने वाली जो वस्तु है, बाहरी वस्तु है, उनसे लिए जाने वाला जो कर है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अर्थात केंद्र और राज्य को दोनों को एक प्रकार से अलग अलग पृथक पृथक करने का कार्य पहले से कर दिया गया है। संघ सरकार को उन विषयों पर ही कर लगाने का अधिकार है जिन पर संघ सूची में वर्णन किया गया है। जैसे मान लीजिए संघ सरकार किसके लिए, देखिए कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर शुल्क लगाने का कार्य वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया। जैसे सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है, तंबाकू है, पारे से निर्मित उत्पादित वस्तुओं पर कर, निगम कर, ये जो लगाने का कार्य वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रखे गए हैं। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य उत्तराधिकारी कर, विदेशी संबंध ऋण, ये भी आदि इसके द्वारा लगाए जाते हैं। अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या आते हैं, भूमि कर, कृषि आयकर, भूमि कर, कृषि आयकर ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। इनके ऊपर कर लगाने का कार्य राज्य सरकारों को दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो कर व्यवस्था है केंद्र सरकार के अंतर्गत कुछ विषय लाए गए हैं, सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है, ये इनके ऊपर कर लगाने का कार्य, यानी कि कृषि को छोड़कर संपूर्ण जो कर व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रखी गई है। आप तो ये समझो, और कृषि है, भूमि कर, ये राज्य सरकार के अंतर्गत रखी गई है। राज्य सरकार कृषि और भूमि कर ये राज्य सरकार के अंतर्गत, और उत्पादन की वस्तु है जो विदेशों से आती जाती है उनका, और क्या सीमा शुल्क है, ये तंबाकू है, इनके ऊपर जो कर लगाने का जो कार्य वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क है, तंबाकू के ऊपर कर लगाने का, गुटखा वगैरह आते हैं ना, ये इनके ऊपर भी कर लगाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि वितरण के जो साधन है उनका उपयोग किया गया है। अब क्या होता है, केंद्र और राज्य राजस्व का स्पष्ट विभाजन था, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में आय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात जो इनकम इनके जो शुल्कों से प्राप्त हो रही है, कर लगाने से जो प्राप्त आय हो रही है, वो दोनों जो केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें दोनों को करों से जितनी भी आय प्राप्त हो रही है उस प्राप्त आय को वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर किसी को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। केंद्र सरकार ने जितने कर प्राप्त किए पैसे वो अपने स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी खर्च कर सकती है। राज्य सरकारों को जो करों से शुल्क प्राप्त है, राज्य सरकार इन करों को कहीं पर भी खर्च कर सकती है। ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस है, इनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, कुछ कर ऐसे होते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार जिन करों को प्राप्त करती है उनमें कुछ परसेंटाइल मतलब कि राज्य सरकारों को भी उसके द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। संघ सरकार लगाए जाने वाले कुछ वसूल किए जाने वाले कुछ शुल्क जिन्हें राज्यों को दिया जाता है, जैसे रेल, समुद्र, वायु मार्ग आदि वस्तुओं पर सीमा शुल्क दिया जाता है। जैसे रेल है, वायु है और जहाज है, इनके ऊपर जो शुल्क लगाया जाता है, सीमा शुल्क, वो क्या जिस राज्य की सीमा से जो चीज़ जा रही है, जैसे रेल लाइन मान लीजिए किस राज्य से होकर गुजर रही है तो उसको भी उसका जितना परसेंटेज मिलता है उतना पैसा देना होता है। ऐसे ही वायुयान है, किस राज्य की सीमा से गुजर रहा है उसका भी उसको जो परसेंटेज बनता है वो देना आवश्यक है। समुद्र वाला जो एरिया है, समुद्र से जा रही किस राज्य की सीमा में आती है उस राज्य को ये देना ही होता है। तो ये भी कुछ संघ सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद संघ द्वारा लगाए गए वसूल किए जाने वाले कुछ शुल्क जिन्हें संघ व राज्य में बांट दिया जाता है। देखिए कृषि आय को छोड़कर अन्य आयकर जैसे उत्पादन शुल्क, औषधि और जो सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी संसाधन हैं उनको अतिरिक्त होने से जितने भी और हैं उनको एक प्रकार से कर लगाने के बाद राज्य सरकारों को इंडिपेंडेंस छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसके उद्देश्य को संसद में अनुच्छेद 269 और 70 में उल्लेखित किया गया है कि शुल्कों पर अधिक भार लगा सकती है। देखिए केंद्र सरकार को दे दिया गया अधिकार कि वह अनुच्छेद 269 270 के अंतर्गत शुल्क बढ़ाना घटाना ये उसके अधीन रखा गया। ये आय भारत की संचित निधि जमा होती है, राज्यों को इसमें हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। ये सीधे जो शुल्क बढ़ाते हैं उसका सीधा हिस्सा भारत सरकार के अंतर्गत जाता है और ये भारत की जो संचित निधि है उसके अंतर्गत ये जमा करा दी जाती है, उसमें राज्य सरकारों को इंटरफेयर नहीं है। संविधान द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अब इसी संचित निधि की सुरक्षा के आधार पर संघ सरकार विदेशों से या देश में ऋण ले सकती है। जो हमारी जो संचित निधि होती है उस निधि के माध्यम से क्या होता है कि भारत सरकार
विदेशों से ऋण प्राप्त जो करती है वो हमारी संचित निधि के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि विदेशों से या देश से ऋण लेने का जो कार्य वो करने का कार्य किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था का राज्य सरकारों के लिए भी की गई है कि राज्य सरकारें भी विदेशी से कहीं से भी ऋण प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पहले केंद्र की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उसकी सीमा मर्यादा, लेकिन राज्य सरकारों को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, राज्य सरकारों को ये पाबंद किया गया है कि वो केवल भारत सरकार से ऋण ले सकते हैं, विदेशों से ऋण लेने का कहीं पर प्रावधान नहीं है केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को। संघ व राज्य के मध्य जो वित्तीय जो संज्ञान लेने के लिए संविधान में वित्त आयोग की स्थापना भी की गई है। दोनों के संदर्भ में एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग, ये वित्त आयोग क्या होता है कि जो वितरण के जो संसाधन होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित वित्त विधेयक को विचाराधीन अपने पास मंगवा सकता है और प्रावधान निश्चित रूप से संघ और राज्यों के बीच वित्त पर्याप्त नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से सारे देश के वित्त प्रशासन में निगाहें रखी जाती है। एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति की जाती है। और संपूर्ण जो लेखे जो होते हैं ना वित्त के, वो संपूर्ण सारी जानकारियाँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास होती है। अर्थात क्या सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है उसका सारा लेखा जो है इसके अंतर्गत सारी निगाहें इसी की होती है और इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के अंतर्गत लेखा परीक्षक होते हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति भी की जाती है। तो ये हो गए आप लोगों के संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में जो बात अपन लोगों की कर रहे थे। देखिए एक बार और इस टॉपिक को अपन लोग कर लेते हैं, अंतर्राज्य परिषद। पहले तो देखिए इसके नाम के अनुसरण से पता है, अंतर्राज्य यानी कि राज्यों की परिषद, यानी कि स्वाभाविक है कि यदि राज्य के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन विवादों का निपटारा और सहयोग की भावना का विकास यदि कहीं पर होता है तो वो अंतर्राज्य परिषद। इसलिए केंद्र और राज्य के मध्य अच्छे सहयोग और सहयोग की भावना करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। देखिए, राज्यों के मध्य समन्वय, परस्पर विवादों का निपटारा और परिषद की स्थापना की गई है, यानी कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। यह अंतर्राज्य परिषद राष्ट्रीय एकता एवं राज्य के मध्य सहयोग की भावना का विकास करती है। यानी कि अंतर्राज्य परिषद का जो मुख्य कार्य होता है कि राज्य के मध्य यदि कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है तो उन विवादों का निपटारा भी अंतर्राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। और अंतर्राज्य परिषद कहते हैं कि देश के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता का विकास करती है, अर्थात सभी राज्यों में एकता बनी रहे। और यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है तो उन विवादों का निपटारा भी अंतर्राज्य परिषद के अंतर्गत किया जाता है। यह कहा गया है कि सहयोग की भावना का विकास, यानी डेवलपमेंट, यानी प्रत्येक राज्य में सहयोग की भावना हो। फिर देखिए दूसरा बोलता है केंद्रीय विकास कार्यक्रम। देखिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों के जन कल्याण के लिए कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है। लेकिन वो जन कल्याणकारी योजनाएं जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक राज्य सरकारों के द्वारा उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक वो योजनाएं सफल नहीं हो सकती। इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकांशतः जो परसेंटेज जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। राज्य सरकार तो केवल इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व होता है, क्योंकि जब तक राज्य सरकार इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करेगी जब तक ये योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है वो सफल नहीं हो सकती। समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करती रहती है। संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की जाती है और दोनों की भागीदारी होती है। अर्थात भागीदारी का मतलब यह है कि जब तक राज्य सरकारें इन योजनाओं में इंटरेस्ट नहीं लेगी, रुचि नहीं दिखाई, तब तक ये योजनाएं सफल नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग का क्या रेखा होता है? चुनाव कराना। चुनाव कराने का कोई कार्य भारत के अंदर अगर किसी के पास है तो वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कार्य संसद के राज्य विधानमंडलों के और विधान परिषदों के चुनाव कराने का कार्य वो निर्वाचन आयोग के पास दिया गया। अब आप देखा करो कि इसके बावजूद भी कि राज्य सरकारें अलग से गठन होती है, लेकिन संबंध देखिए डायरेक्ट भारत सरकार के अंदर। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो केंद्रीय संस्था के रूप में
जानी जाती है। लेकिन इनके अंतर्गत जो निर्वाचन अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो सीनियर IAS अधिकारी होते हैं, तो ये सारे के सारे जो उस समय जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो सारे केंद्र सरकार के यानी कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत उन्हीं के सानिध्य में शामिल हो जाते हैं, अर्थात निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करते हैं वो। तो ये भी काम हम लोगों ने आप लोगों को होता है। निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संस्थान है जो संसद, राज्य विधानमंडल और विधान परिषदों के चुनाव कराने का दायित्व इसके कंधों पर दिया गया है। राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं, अर्थात उस समय जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी भी जिनकी ड्यूटी लग गई चुनाव संबंधित, वो सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं। फिर आ जाइए आप लोगों का तीसरा टॉपिक था वो वित्तीय संबंध। देखिए वित्तीय संबंधों के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो वित्त के जो स्रोत है उनको पहले से संविधान के अंतर्गत डिवाइडेड कर दिया गया, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो वित्त वितरण है वो पहले डिवाइडेड कर दिया गया। इसके लिए क्या किया गया कि केंद्र संघ सूची के अंतर्गत जो विषय हैं जैसे उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है, तंबाकू है, इन विषयों के ऊपर जो सीमा शुल्क वगैरह या कर वसूल करने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत छोड़ दिया है कि केंद्र सरकार ही इनके ऊपर कर प्राप्त कर सकती है। और राज्य के अंदर जो कृषि है और भूमि कर है वो राज्य सरकारों के अधीन रख दिया गया कि राज्य की सरकारें कृषि और भूमि के ऊपर कर लगाने का कार्य कर सकती है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि एक वित्त आयोग की स्थापना भी की गई है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि वित्त आयोग समय समय पर राज्य और सरकारों को वित्त से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में अवगत कराता रहता है, यानी कि वित्त का वितरण किस प्रकार से किया जाए ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी शुल्क होते हैं जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत जाते हैं लेकिन राज्य सरकारों को भी देना अति आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए हवाई है, रेलवे है और वायुयान है, समुद्र है, इनके अंतर्गत जो एरिया आता है जिस राज्य का, यानी उन एरिया को उसके हिसाब से वो जो कर बनता है उनका वो केंद्र सरकार के द्वारा इनको दे दिया जाता है। तो ये थे आप लोगों के यहाँ तक की बात, वित्त संबंधित बात। अब इनके ऊपर जो वित्त के ऊपर जो लेखा जोखा है ध्यान रखने का जो कार्य है कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है कि वो संपूर्ण राज्य की और सारे भारत सरकार की सारे इनके जो पैसे आते हैं उनका लेखा जोखा का ध्यान रखता है और जो शुल्कों से जो पैसा प्राप्त होता है केंद्र सरकार को वो भारत की संचित निधि में जमा करा दिए जाते हैं। अब उस संचित निधि के अंतर्गत क्या होता है कि भारत उस संचित निधि के माध्यम से विदेशों से मतलब कर लेने का कार्य करता है और भारत से भी वो कर प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए बैंकों से कर लेने का कार्य होता है वो काम भी इसके अंतर्गत होता है, लेकिन राज्य सरकारों को विदेशों से कर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वो नहीं डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो ये थे आप लोगों के यहाँ तक का डिस्कशन। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कि संघ राज्य संबंध और नियोजन यानी कि परिवार कल्याण। नियोजन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत में नियोजन का आधार राष्ट्रीय है। देखिए भारत के अंतर्गत जो नियोजन का जो आधार लगाया गया वो राष्ट्रीय लगाया गया, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानते हुए इस कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। अब इसके अंदर क्या होता था कि योजना द्वारा किया गया था, योजना आयोग की स्थापना संगठन का परिदृश्य किया गया था। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंतर्गत, और इसमें यह कहता है कि संघीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान के द्वारा या वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था उस समय योजना आयोग। अब इसमें क्या किया गया था, केंद्र सरकार के वित्त, रक्षा और अन्य मंत्री विशेष सदस्य होते हैं योजना आयोग। हाँ, योजना आयोग के अंतर्गत क्या था, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों को योजना आयोग में शामिल किया गया और राज्य के जो मुख्यमंत्री वो योजना आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। अब इसमें क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं जो संघीय अभिकरणों के द्वारा चलाए जाते हैं, और राज्य सूची में भी है कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और राज्य सरकारों के द्वारा भी चलाए जाते हैं समय समय पर, इसका विशेषकर ध्यान रखा जाता है नियोजन के अंतर्गत। यानी कि किस प्रकार के संघ और राज्य अपने अपने अनुकूल योजनाओं को स्वीकार के लिए कार्य करते हैं, जैसे कानूनी अनुदान के बिना आयोग की सिफारिश पर किए जाते हैं। यानी कि जो नियोजन से संबंधित जो विकास के कार्यक्रम जो डेवलपमेंट होते हैं वो समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसी के संदर्भ में क्या होता है कि योजना की स्थापना की गई थी 1950 में, करीब 15 मार्च या 1950 को की गई थी। तो योजना के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत जो विकास के कार्यक्रम होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग बनाती है।
इसके बारे में हम लोगों ने ये व्यवस्था निश्चित रूप केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है वो अधिकांश से बढ़ जाता है। योजना के महत्व और निर्णायक भूमिका के कारण ही उसे भारतीय संघ की सर्वोच्च कैबिनेट कहा जाता है, कि योजना को भारत संघ की कैबिनेट कहा जाता है। अब देखिए हम लोग कल बात करेंगे न्यायिक संबंध में। ये हो गया आप लोगों का वित्तीय संबंध। अब कल पढ़ेंगे अपन लोग न्यायिक संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य जो न्यायिक संबंध है वो किस प्रकार से, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।